चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, नाम है इसका टैक्स रेट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं टैक्स रेट्स की, तो हर साल गवर्नमेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट इशू करती है, जिसको हम लोग आम बजट या बजट के नाम से जानते हैं। बोलो, जैसे ये जो चल रहा है आपका फाइनेंस एक्ट 2023 है। कौन सा एक्ट है? कैसे मालूम? कौन सा एक्ट है? क्या है? कैसे मालूम? अब बोलो, लिखा है तो हम गलत नहीं लिख सकते। 2023 ये फाइनेंस एक्ट है। बजट कब, घर पे बजट कब बनता है? सैलरी मिलने के बाद या सैलरी मिलने से पहले? पहले। यहां पर भी गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों का बजट बना लेती है, उस हिसाब से कमाई के बारे में सोचती है। अच्छा, हमें ये अच्छी तरह मालूम है इनकम टैक्स हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। अगर हम इस साल की बात करें तो 23-24 हमारा ये प्रीवियस ईयर है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। इसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। आया ना? आया ना? प्रीवियस ईयर एक साल से कम का भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी एक साल से कम का। ये हमेशा एक साल का ही रहेगा। प्रीवियस ईयर एक साल से कम का हो सकता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने बीच में कभी बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा प्रीवियस ईयर उसी डेट से स्टार्ट होगा। आया? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है ये मेरा कंटिन्यूएंस में चल रहा है, जिस पर हमारा टैक्स लगेगा। कब लगेगा? साल खत्म होने के बाद। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात की जाए कि एज एंड व्हेन द प्रीवियस ईयर एंड, the amount of income will be calculated। जैसे ही ईयर एंड होगा, will start to calculate our income, and on that income we will apply the tax rates। हाँ या ना? जो आएगा that is your income tax। पक्की बात? ये जो टैक्स रेट होते हैं कहां से आते हैं? इसी फाइनेंस एक्ट से आते हैं। नहीं समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हुआ कि 2023 फाइनेंस एक्ट ने हमको पहले ही बता दिया है कि बेटा हमने तो अपना बना लिया, सरकार ने, खर्चा और इनकम। अब तुम भी अपना हिसाब किताब सोच करके चलना कि अगर तुम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, जो चल रहा है, इस पर ये टैक्स रेट लगेगा फ्यूचर में, ये मानकर चलो। अब समझ में आएगा? पक्का? तो हमें आज की डेट में जो भी हम इनकम या एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवांस में हमको पहले ही बताया जा चुका है कि इस साल उसका क्या टैक्स रेट्स वगैरह होगा, है कि नहीं? चले, ये टैक्स रेट्स हमको बताए गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। किसके लिए बताए गए? यही तो हमारा ईयर चल रहा है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो कहा जाता है सारे हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लो, प्लस क्लबिंग कर लो, माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लो, जो इनकम आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी। ये हम सेक्शन 4 पढ़ाते समय बता चुके थे।
ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड कर लो, इस पे क्लबिंग कर लो, माइनस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस कर लो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो आएगा इसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम का नाम देते हैं, शॉर्ट में ये जीटीआई कहलाता है। इस जीटीआई में से सेक्शन 80C to 80U जिसको हम चैप्टर 6A के नाम से जानते हैं उसका डिडक्शन मिल जाता है, माइनस जो आएगा ये होगा टैक्सेबल इनकम, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं टोटल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर लो या अप्लाई कर लो, जैसा भी हो, आपके सामने क्या आ जाता है, इनकम टैक्स। इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, पेनाल्टी जोड़ दो, फीस हो तो फीस जोड़ देना। बोलो पक्का? चलो बाद में बताते हैं। प्लस कर दो सरचार्ज, प्लस कर दो एसएचई, जो आएगा टोटल टैक्स आएगा, इसमें से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस कर दो, बोलो। ये आ गया आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। ये हिसाब बताया था मैंने सेक्शन 4 में, अगर याद हो तो, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। देखो 87 हम छोड़ दिए, अभी आ जाएगा। 87 यहां पर हम एडजस्ट करना भूल गए, लेकिन आ जाएगा अभी। रिबेट जिसको कहा जाता है, तो डिडक्शंस देने के बाद जो आया इसको हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कहते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन टैक्सेबल इनकम। अच्छा जरा देखो, तो हमारे पास हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें कई बार नाम आया 115 BAC आया ना, कई बार आया। ऑप्टिंग आउट या शिफ्टिंग आउट का नाम लिया था डिडक्शन चैप्टर पढ़ाते समय, या कब कुछ भी पढ़ाया तो मैंने ये बार बार नाम लिया। सैलरी हुआ, कैपिटल गेन हुआ, पीजीबीपी हुआ, तो ये नाम आया। आज हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट खुद परेशान है, और खुद परेशान करती भी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों को सिंप्लीफाइड तरीका दिया जाए टैक्स पेमेंट करने के लिए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें लोगों को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े और खुद वो कैलकुलेट करके हमें टैक्स दे दें, ये ज्यादा बेटर है। तो गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे कम कर रही है। ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम क्या था, वो टैक्स स्लैब पर बेस्ड था, नया वाला भी टैक्स स्लैब पर बेस्ड है। पुराने वाले सिस्टम में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे, पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए है तो आपके ऊपर कोई टैक्स, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तब तो ठीक है। जो टैक्सेबल इनकम आई थी ना, जीटीआई में से डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल इनकम आई थी ना, उस टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं जिस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। अगर वो 2.5 लाख तक है तब तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं,
लेकिन अगर वही इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक है, तो जो 2.5 लाख के ऊपर की इनकम है 5 लाख तक, उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा। ये ट्रेडिशनल सिस्टम बता रहे हैं जो चल रहा था काफी सालों से, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं चल रहा, अभी भी ये है, और अभी थोड़ी देर में फिर इसको बताएंगे। लेकिन पुराना सिस्टम यही है जो काफी सालों से चला आ रहा है कि 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम स्लैब में आती है तो यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ 5% टैक्स इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख। बट इफ योर इनकम इज बियॉन्ड 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है और 10 लाख तक आ जाती है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 5 लाख से ऊपर अभी तक आप 5% टैक्स दे रहे थे, अब सीधे सीधे आप 20% टैक्स रेट दे दो। 5 लाख तक आप 5% दो, 5 लाख से 10%, 10 लाख के अंदर आप 20% टैक्स दे दो, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी सब पर 30% का टैक्स लगा देना। सर समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, ठीक है, तो इसको पहले 2.5 लाख किनारे कर लो, इस पर टैक्स लगेगा आपका 0। नेक्स्ट 2.5 लाख फिर पकड़ो, 5 लाख तक हो गया ना, इस पर टैक्स रेट लगेगा 5%, 12,500। 5 लाख तक किनारे हो गया। अब नया सीढ़ी चढ़े तो नेक्स्ट 5 लाख उठाओ, 10 लाख तक ले चलो, इस पर टैक्स रेट है 20%, 1 लाख। अब बाकी जो बचा 2 लाख, इसका 30% ले लो, 60,000। अब समझ में आया स्लैब कैसे काम कर रहा है? मैंने कहा 7,80,000 आपकी इनकम है। कितनी इनकम है? तो आप कहेंगे सर पहला 2.5 लाख तो माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स रेट है, मानते हो ना इसको? और बाकी 5 लाख से ऊपर, 5 लाख तो हो गया, 10 लाख तक यानी सब इसी में ही आ गया, 2,80,000, इस पर 20% के हिसाब से है 56,000। बोलो ना, अगर आपकी इनकम 4,70,000 रुपए है तो पहले का 2.5 लाख अलग कर लो, इस पर टैक्स रेट लगेगा 0, दूसरा 2.5 लाख लगा दो, अच्छा 2,20,000, बहुत बढ़िया, इस पर 5% ले लो। ऐसे करना है, स्लैब्स हैं, हटा दें इसको। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम आपको कुछ फायदा दे देते हैं लेकिन कुछ फायदा निकाल भी लेते हैं। भाई टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, है ना? हाँ, जब तुम लोगों को इतना दिक्कत होता है तो सोचो एक आम बंदे की बात क्या होगी, उसका तो बीमारी हो जाएगा बिल्कुल। तो उस बीमारी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने काम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिस्टम को। हम नया टैक्स रेजिम ले आ रहे हैं। कौन सा? जो कहा गया अंडर सेक्शन 115 BAC, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी हम आराम से देखेंगे, इस चैप्टर को टेंशन ना लेना। 115 BAC हम लोग इस सेक्शन को देखने जा रहे हैं। ये न्यू टैक्स रिजिम और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। यानी जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपका ये ऑलरेडी टिक्ड रहेगा। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं पुराने वाले सिस्टम को ही फॉलो करना, तो यहां से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा या शिफ्टिंग आउट करना पड़ेगा कि हम न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाना चाहते, वी जस्ट वांट टू फॉलो द ओल्ड सिस्टम। अब तक क्या था ये मैं बता रहा हूं, असेसमेंट ईयर 24-25 का। 23-24 तक क्या था कि ये हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम आया था ये ऑप्शनल था,
और ये मैंडेटरी यानी डिफॉल्ट था ट्रेडिशनल वाला। लेकिन हमने क्या कहा, गवर्नमेंट का पर्पस है धीरे धीरे इस सिस्टम को हटाओ और मैंडेटरी उसको कर दो, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने देखो आज की डेट में इसको मैंडेटरी कर दिया, लेकिन ये भी साथ में है, लेकिन इसको हटाना बाकी रह गया है। बोलो, तो हुआ क्या कि अब न्यू टैक्स रिजिम हम पहले पढ़ ले, जो डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम, जो डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम है, ये क्या बोलता है, इसने भी स्लैब दे रखे हैं। और जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है ना सेठ जी, जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में, क्या पढ़ा है कि ये सेक्शन 16(1) होता है, ये सेक्शन 16(2) होता है, ये सेक्शन 3 होता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये प्रोफेशनल टैक्स है। ये तीनों डिडक्शन सैलरी के समय मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? जब हम हाउस प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो वहां 24A और 24B मिलता है ना, है ना। देखो ना, डिडक्शंस हर किसी चैप्टर के अलग अलग हैं। ऐसे ही जब पीजीबीपी की बात करते हैं तो सेक्शन 35 है, 35AD है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही है ना। बेनिफिट मिलते हैं ना इन चीजों के, लेकिन हट करके मिलते हैं। नॉर्मल बेनिफिट नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस में है, ये टैक्स लॉ के प्रोविजन में है, लेकिन नॉर्मल सिस्टम से हट करके बेनिफिट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हम आपको एक स्लैब नया दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं? 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बात खत्म। क्या 3, 6, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3, 6, 9, 12, 15। 3 लाख तक 0%, 6 लाख तक 5%, 9 लाख तक 10%, 12 लाख तक 15%, 15 लाख तक 20%, 15 लाख के ऊपर 30%, 25 नहीं आया बीच में, ठीक है ना। ये नया टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स स्लैब लॉन्च किए, ये डिफॉल्ट है। तीन लाख तक 3 से 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड 15 के एक्सेस जो भी है वो 30% में चला गया। और ये अब आपका डिफॉल्ट सिस्टम है, ये अब आपको ऑप्ट करना ही करना है, ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं नॉर्मल प्रोविजन में तो क्लिक करना पड़ेगा, आप स्विच हो जाएंगे। पक्की बात है? यहां तक ये समझ में आया? इसके पिछले साल तक देखो ना, ये ऑप्शनल था, वो डिफॉल्ट था जो नॉर्मल वाला था। इस साल से उल्टा हो गया। क्या हो गया? 115 BAC कंपल्शन हो गया। तभी तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर वो 115 BAC ना लिया होता तो क्या होता। इसीलिए सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही पढ़ करके पहुंचे यहां पर कि हम नॉर्मल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। किसको कर रहे थे? नॉर्मल सिस्टम को, जो पहले आते हुए देखा। 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 20% हो गया। क्यों? पक्की बात है? अच्छा, ये जो सिस्टम है किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? बोलो। फर्म और कंपनी नहीं है। कौन कौन से इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBY, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी। देखो, इंडिविजुअल, HUF, AOPBY एंड आर्टिफिशियल। इंडिविजुअल, HUF, AOPBY, आर्टिफिशियल और लोकल भी है? नहीं है, ठीक है ना। इन 4 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है 115 BAC, जिसमें ये स्लैब रेट दिए हुए हैं।
यहां तक कोई दिक्कत है? ये हम पढ़ा दिए तुम लोग को, सेक्शन 4 अभी बताया ना, बताए थे ना। फिलहाल वो किनारे करो, वापस आओ। मैंने कहा गवर्नमेंट ने आपको ये स्लैब तो दिया है 115 बीएसी का, लेकिन कई सारी कंडीशंस ऐड करते हुए। आपको फायदा तो है लेकिन नुकसान भी दिया है। टैक्स रेट कम कर दिया, देखो ना, 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे कर दिया, और 3 लाख तक सीधे सीधे माफ कर दिया। कह रहा है कि सैलरी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे डिडक्शन सब हमको नहीं मिलेंगे। लीव ट्रेवल, हाउस रेंट अलाउंसेस, 1014, 10617, 1032, याद होगा 1500 रुपए का हर एक माइनर का माइनस होता था, वो अब नहीं मिलने वाला। क्या क्या नहीं मिल रहा है? पहला, लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 डेली अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंसेस फॉर एमपी एमएलएस, सेक्शन 1032 1500 रुपए माइनर वाला एग्जामिशन, 10AA SEZ का टैक्स हॉलीडे वाला एक डिडक्शन, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी आपको मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी आपको मिलेगी। हाँ, ठीक है, चलें। कहाँ लिखा है? लाओ लाओ, बंद करो, बोलने दो हमको, ठीक है, ऑफ करके ऑन कर। हम लोग को सेक्शन 16 में केवल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब हम हाउस प्रॉपर्टी पर आएंगे तो वहां 2 डिडक्शन बोले गए थे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। अच्छा, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा, इसका मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का पूरा डिडक्शन जैसे मिल रहा था वैसे मिलेगा। और 24A नहीं मिलेगा कि मिलेगा? मिलेगा। 24B नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यस यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, ये याद रखना, वो 40% तक का जो बताया था नॉर्मल, वही नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा जो मिलता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा अब आपको नहीं मिलेगा। अगर याद करो सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च, तो जो अपना खर्चा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्या? जो अपना डिडक्शन है उसका खर्चा मिल जाएगा, लेकिन जो आउटर लोगों को देंगे, आउटसाइड एजेंसीज को, उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा। बोलो भाई। जो 35AD है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, या जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे उन पर जो हमने कैपिटल नेचर का खर्चा किया था और सेक्शन 35AD में हम उसका डिडक्शन ले लेते थे, अब वो भी नहीं मिलेगा। 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा केवल 2, 80CCH अग्निवीर वाला याद होगा, नहीं याद आया? दूसरा 80CCD2 एनपीएस स्कीम वाला, एम्प्लॉयर वाला, और 80JJAA एम्प्लॉइज न्यू रिक्रूटमेंट वाला, याद आया? ये 3 डिडक्शंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो एनपीएस का एम्प्लॉयर का डिडक्शन, दूसरा अग्निवीर का 80CCH2, और लास्ट है आपका न्यू एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट का। हाँ या ना? ये 3 सेक्शन का एक एक पार्ट आपको डिडक्शन मिलता है। तो हमें कौन कौन से डिडक्शन या एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे?
सैलरी से अगर देखो तो लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, 1014, 1017, 1032, ये एग्जेम्पशन और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। 10AA इसका भी नहीं मिलने वाला। सेक्शन 16B एंड C, 2 and 3 प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। हो गया सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में हमको केवल इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी भी खत्म। पीजीपीपी की अगर बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मना किया है। साइंटिफिक रिसर्च आउटर एजेंसीज को जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो मना किया है। 35 AD मना किया हुआ है। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स, उनको मना किया हुआ है। 80C से लेकर 80U तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 सेक्शंस हैं, 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA, इनका बेनिफिट मिल जाएगा। चलें आगे। मेन यही था, ये अगर लिस्ट तैयार है तो समझ लो दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ये लिस्ट में कंफ्यूज हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सर्टेन लॉसेस नॉट टू बी अलाउड, जब आप सेक्शन 115 BAC की बात करते हैं ना, तो कहता है जब आप प्रॉफिट, जब आप लॉस की बात करते हैं, वाइल कंप्यूटिंग टोटल लॉस, सेट ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर ईयर, यानी कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो कह रहे हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस इफ सच और लॉस और डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू वन अबव। अगर कोई लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड किया जा रहा है, अगर कोई डेप्रिसिएशन जो ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है एक तरह से, वो इन किसी से रिलेटेड है, तो उसका भी डिडक्शन अब नहीं मिलेगा। पिछले सालों का है, क्योंकि अब आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, तो अब उनसे रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट इस साल तो मिलेगा, यानी पिछले साल का भी आप राइट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। करंट ईयर में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन पिछले सालों वाला जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या लॉसेस हैं कुछ ऐसे जो इन कैटेगरी से रिलेट करते, जो हमने ऊपर लिस्ट बताई, तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड। हाउस प्रॉपर्टी को दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। 2 लाख तक था ना, खत्म। चलिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में कोई लॉस है तो उसको हम दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, रहे ना रहे छूट जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। Exemption or deduction for allowances or perquisites. While computing total income, any exemption or deduction for allowances or perquisite by whatever name called provided under any other law, मत पढ़ो, छोड़ दो। अगर कोई दूसरा कोई perquisites है या डिडक्शन है, अलाउंसेस है, जो इस लॉ में नहीं है, टैक्स लॉ में नहीं है, किसी दूसरे लॉ के हिसाब से, तो उसको टच मत करना, क्योंकि ये लॉ तो बोल ही नहीं रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलें, टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम शुड बी कंप्यूटेड विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर वेयर सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी वन ऑफ द डिडक्शन वन अब, जो पूरी लिस्ट बताई उससे रिलेटेड है, तो such loss and depreciation would be deemed to have been already given effect to and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year। आगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हो गया, नई बात मैंने बिल्कुल नहीं बताई। तो नई बात क्या है, ये है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा क्या कि 22-23 प्रीवियस ईयर था और यहां पर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 5 लाख।
और टोटल डेप्रिसिएशन उस समय था 8 लाख। बोलो ना, जिसमें से अनएब्जॉर्ब कितना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं था डिडक्शन लेने के लिए। तो हमने अपनी बैलेंस शीट में एक तरह से डब्ल्यूडीवी कितनी दिखा दी होगी एसेट की। ओपनिंग मान लेते हैं 15 लाख था, 15 क्या 35 लाख था, और माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया कितना 8 लाख कितना, तो हमारा डब्ल्यूडीवी कितना बचा। और हम इसको पीएल के डेबिट में लेकर टैक्स लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं। यहां डेप्रिसिएशन कितना लिखा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मेरे पास केवल 5 लाख ही था, और डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, तो हम कितना माइनस कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया। हमने ये किया था, और हम क्या किए कि 3 लाख हमने सोचा अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, 3 लाख अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। यही तो होता है ना, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख दिख रहा है ना, ये टैक्स लॉ के हिसाब से। लेकिन अगले साल का मतलब ये असेसमेंट ईयर 24-25, और हमने ऑप्ट कर लिया 115 बीएसी। इसका मतलब ये इस साल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहां से मिल जाएगा, मना किया है ना, नहीं मिलेगा। जब आप 115 एबीसी में जाएंगे, सॉरी बीएससी में जाएंगे तो ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करें, ये छूट जाने दें, क्या करें। मैंने तो पहले भी कहा था कि डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंस, even government cannot stop you to get the benefit of depreciation, anyhow you can claim anyhow, there are so many different ways। तो अब तो ये मना कर दिया, ये 3 लाख तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। कहा गया ना, जितना आप एडजस्ट नहीं कर पाए हैं वापस आप अपनी डब्ल्यूडीवी बढ़ा लीजिए 3 लाख से। माइनस कितना होना चाहिए था, माइनस कर लो, यानी कि आपके पास कितना बचा, आप एसेट की डब्ल्यूडीवी बढ़ा लो ना। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमको अब एक्सेस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो जितना बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो जहां से माइनस किए थे उसको वापस आकर के वहां ऐड कर लो। अब तो ठीक है, ये वही कहानी बोला है। पढ़ूं या रहने दूं, रहने दूं। Where income tax on total income of the SSE is computed under this section and there is a depreciation allowances in respect of the block of asset from an earlier assessment year unabsorbed attributable to additional depreciation which has not been given a full effect prior to 24/5 and which is not allowed to be set off in any previous year and to allowed one छोड़ देते हैं, corresponding adjustment shall be made to the WDV of the asset। जितना आपको डिसअलाउ हो रहा है अब बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उतने का करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड टू द डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 23। तो जो साल का ये वाला शुरुआत है 1 अप्रैल 23 वापस उसमें ऐड कर लो। ठीक है ना, ये नीचे एग्जांपल दिया, छोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं है। वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। टाइम लिमिट, सर टाइम लिमिट क्यों दिया है, काहे के लिए, कहा गया अगर किसी एसएससी को 30 सितंबर तक आईटीआर भरनी है, कब तक, तो 30 सितंबर तक
अपनी आईटीआर भरते समय वो अपना हिसाब बता देगा कहाँ जाना चाहता है। अब अगर उसने नहीं बताया और बाद में रिटर्न दाखिल कर रहा है तो भी ऑप्शन उसके पास आएगा, लेकिन अगर उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है अब ये ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल एसएससी है बिना पीजीबीपी के तब तो उसको ऑप्शन दिखाएगा कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जाना है या उसको स्विच ऑफ करना है। डिफॉल्ट क्या है ये जो बता रहे हैं, नए वाले स्लैब रेट, न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो भैया आपके पास ये मौका केवल रिटर्न दाखिल करने तक का ही है। एक बार अगर आपने रिटर्न भरने में चूक कर ली तो अब आपका ये मौका भी खत्म हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं है, मजा तो अब आएगा। जब ये बोला कि इसके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो कहा गया कि ये ऑप्शन स्विच आउट का दिखाएगा, ऑप्शन ऑप्ट आउट का दिखाएगा, हर साल दिखाएगा। इस साल आपने उसको टॉगल ऑन कर दिया, अगले साल टॉगल डाउन कर दिया, अगले साल फिर टॉगल ऑन कर दिया, फिर टॉगल डाउन कर दिया, ये आपके ऊपर है। स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहो। एक साल आपने ऑप्शन ले लिया, अगले साल ऑप्शन ना लो। अगर बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप हर साल अपना सिस्टम बदल सकते हो। बोलो। लेकिन अगर बिजनेस और प्रोफेशन है तो कहा गया द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच प्रीवियस एंड वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, वो अगले सालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस बार अगर आपने एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, अगले साल भी वही चलेगा। यानी डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम से अगर आपको हटना है, आप जो टॉगल दिया है उसको ऑफ कर देंगे, बटन को ऑफ कर देंगे। बोलो। तो आप हट जाएंगे वहां से, और एक बार हट गए तो हमेशा हटे रहेंगे, यानी फिर नॉर्मल प्रोविजन में ही आप जाएंगे। Such person who has exercised the above option of switching out the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once. एक बार केवल, and pay tax under the default tax regime for a previous year other than the year in which it was exercised. ठीक है। Thereafter such person shall never be eligible to exercise the option under this section except where such person ceases to have any business income, in which case option 1 would be applied. जब तक बिजनेस प्रोफेशन रहेगा अब वही ऑप्शन उसका चलता रहेगा। जब तक बिजनेस प्रोफेशन चलेगा वो ऑप्शन उसका चिपक जाएगा। जब उसका बिजनेस सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर टॉगल ऑन ऑफ करने का सिस्टम आ जाएगा हर साल। यानी अगर पीजीबीपी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीजीबीपी नहीं है तो नॉट टू वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं 115 बीएसी तो 115 जेसी हट जाता है। यह है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। एक चैप्टर पढ़ोगे मैट, क्या, और एक पढ़ोगे एएमटी। ये मैट कंपनीज के लिए होता है, ये अदर देन कंपनीज होता है। मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप 115 बीएससी में चले गए तो, वो केवल नॉर्मल प्रोविजंस के साथ एप्लीकेबल होंगे।
ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज। छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है मिस्टर एक्स हैड अ टोटल इनकम कितने रुपए की, 23-24 में, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम तो अब आपको मालूम है ना, बेनिफिट वाला है। 3 लाख तक अलग करोगे, 6, 9, 12, 15, 15 से ऊपर 1 लाख, 3, 6, 9, 12, 15 ऊपर छूट गया, ठीक है ना, 15 के ऊपर 1, 16 कर लोगे, 5, 10, 15, 20, 30, पहले वाले में 0, आपका आ जाएगा 1,87,200 HEC को मिलाकर। सरचार्ज कब लगता है, HEC कब लगता है मैंने भी नहीं बताया, इसलिए हम HEC को मारते हैं गोली। समझ में आया? पक्का? ये जो सेक्शन था 115 BAC कितने लोगों पर लगता है, इंडिविजुअल, HF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल। ये कर लोगे ना, सिंपल है। अब आते हैं स्विच आउट करने का या ऑप्ट आउट करने पर। अब आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और नॉर्मल में आपके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, और आज केवल इंडिविजुअल की बात करके छोड़ देंगे। ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं ये बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है आपको याद रहेगा तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में हैं। ये भी 1 घंटे बाद भूलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम नॉर्मल टैक्स लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिविजुअल की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 है, इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर और मोर है, बट अप टू 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो मैंने तो आज यही बताया ना, 2.5 लाख तक 0, 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपका 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये है। ये कहां से आ रहा है सर? 5 लाख के ऊपर, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। अरे सॉरी, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। बोलो ना। लेकिन अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, यहां पर तो 2.5 लाख तक माफ है, अप टू 2.5 लाख क्या है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, ये सुपर सीनियर सिटीजन है। कहा गया पहले वाले में 2.5 लाख माफ है, दूसरे वाले में 3 लाख माफ है, यानी इस केस में 3 लाख तक 0 और 3 to 5 के अंदर होगा और 5 to 10 होगा, 10 अबव होगा। अगर मोर देन 80 ईयर्स है तो इसको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। और सुपर सीनियर सिटीजन में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख नहीं है, सीधे 5 लाख तक माफ है।
5 लाख से 10 लाख कितना हो जाएगा? 10 लाख अबव कितना हो जाएगा? याद रहेगा? बस इतना याद करके तुम लोग को आना है। ये छोटा मोटा पॉइंट मत समझना, ये समझ लो एग्जाम के सीधे सीधे 15 मार्क्स तैयार हो रहे हैं अब। कितने? 15 मार्क्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर ये चैप्टर ढंग से कर लोगे तो ही हम कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम बता पाएंगे। उसमें बीएससी लेना है या नहीं लेना है वो हम बता पाएंगे। मेहनत उसमें करनी है, वो तब होगा जब तुम लोग ये पूरी तरह से दिमाग में सेट किए रहोगे। पक्का? फिर से दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है ना? तुम लोग ये मत पढ़ के आना, ऊपर वाला कर देंगे। टाटा बोले? पक्का कि पूछें?